हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered and greyish white patches. इसका मतलब ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको कहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट आपने देखा होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा होगा कि जो नॉर्मली हम इसे सी नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्व किया होगा रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में ब्रेड स्पॉइल्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उस पर ग्रेइश वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि जो टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, 2.1 देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, these observations show that water and soil are full of tiny organisms. जो वाटर और सॉइल है वो फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स के हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी के अंदर सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे मच्छर और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो ऑन स्मॉल इन साइज़, ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जैसे ब्रेड पर मैंने आपको बताया कि जैसे फंगस हो जाती है, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, 4 मेजर ग्रुप्स में ये हैं। बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है और अलगाई होता है। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होता है वो एक ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बट डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म से, ये डिफरेंट दिखता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। समूह जो होता है ना उसे होस्ट बोलते हैं। होस्ट का मतलब समूह होता है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स, ये समूह बनाता है ऑर्गेनिजम्स का, अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करता है नए नए ऑर्गेनिजम्स, विच में भी बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम पैदा करते हैं प्लांट और एनिमल में। सम ऑफ द वायरसेस, 2.5 पिक्चर में मैं आपको वायरसेस दिखाऊंगी। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजा, फ्लू एंड मोस्ट ऑफ द कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के कारण हमें कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लूज़ा हो जाता है, फ्लू बीमारी हो जाती है। सीरियस डिजीज़ेस, जैसे सीरियस डिजीज़ेस कौन कौन सी होती है, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, और ये आर ऑल्सो कॉज्ड वायरसेस, ये भी एक वायरस ही है। ठीक है, डिजीजेस लाइक dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. डिजीजेस जैसे डायसेंट्री और मलेरिया है, ये काहे से कॉज्ड होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोन्स भी जिसे हम कहते हैं। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये देखिए, आप बैक्टीरिया देख रहे होंगे, इस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। ये स्पायरोगायरा, ये अमीबा, ये पैरामीशियम, ये फंगाई। ठीक है, ये ब्रेड पर जो फंगाई लगती है बारीक बारीक, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये इस तरीके के वायरसेस होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। ठीक है, वेयर, कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा रहते हैं, कहाँ लाइव करते हैं, वो पढ़ेंगे अपन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम अलगाई एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, लाइक जैसे बैक्टीरिया, सम अलगाई एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सच एस अलगाई एंड फंगाई, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये हर इन्वायरमेंट में, हर टाइप्स के इन्वायरमेंट में रहते हैं।
आइज हो, क्लाइमेट हो, हॉट हो, स्प्रिंग सीजन हो, डेजर्ट हो, कैसा भी सीजन हो, दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल। ये फाउंड एनिमल्स की बॉडीज़ में भी रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कोई कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे ग्रो होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स के कारण दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर जाते हैं, वो भी पैदा हो जाते हैं दूसरों की बॉडी के अंदर। Microorganisms and us microorganisms play an important role in our lives। माइक्रो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करते हैं। सम ऑफ इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल, इनका बहुत इम्पोर्टेंट महत्व होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी ज़िंदगी में। इसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, इसके कारण हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हार्मफुल डिजीज़ से भी हमको लड़ना पड़ता है। Friendly microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, and cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol. Microorganisms have been used, ये इसके लिए used भी करा जाता है। जो प्रोडक्शन होता है ना अल्कोहल का, ये प्रोडक्शन करता है अल्कोहल का सिंस एजेस, लंबे समय के लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, जो अपना वेजिटेबल का वेस्ट हो जाता है, एनिमल्स का वेस्ट होता है, उनके उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें हमारे आसपास बिल्कुल साफ इन्वायरमेंट रखना चाहिए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर की फील्ड में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है एक फिक्सिंग नाइट्रोजन। आपको मैंने पढ़ाया था। एक फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन की एक फिक्स प्रोसेस होती है कि इतना ही नाइट्रोजन इसमें पैदा होना चाहिए, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पर अगर उससे ज़्यादा होता है तो मैंने आपको बताया था कि अपनी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। दूध जो होता है वो दही में कैसे जमता है? बैक्टीरिया के द्वारा ही जमता है ना। आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क। मैंने देखा था कि जो गर्म दूध होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, उससे ही जो हमारा गर्म दूध होता है वो दही के अंदर चेंज हो जाता है। It multiplies in milk and converts into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, सूजी, इडलीस, भटूराज इज कर्ड। अपन आपको भी पता है कि बहुत सारे आइटम्स दही से बनते हैं। जैसे इडली के अंदर भी दही डाला जाता है, भटूरे के अंदर भी दही डाला जाता है ना। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा? आपको पता है कि जो खमीर उठाते हैं हम वो एक बैक्टीरिया हो जाता है जो मतलब जैसे अपन जब इडली बनाते हैं तो उसके अंदर जब खमीर उठता है उसके बाद ही इडली बनती है ना, तो वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो इडली डोसा के अंदर काम आता है, वो अपन पढ़ेंगे अब। ठीक। Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the duct and increase its volume. This is the uses of yeast in baking industry for making breads, pastries and cakes. ये एक्टिविटी देख रहे हैं आप, ये ईस्ट पाउडर है एक बाउल में और जो खमीर है और उसके बाद में जो ये खमीर उठा है, जो चावल को अपन ने गलाया था उसको पीस के रखा था रात भर, उसमें जो ये खमीर उठा उससे दूसरे दिन इडली बनी है। खमीर से ही इडली बनती है, आपको भी पता है। खमीर उठाने से ही भटूरे बनते हैं। जब चावल के अंदर खमीर उठता है उसके बाद भटूरे बना सकते हैं अपन, इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये लार्ज स्केल के पैमाने पर प्रोडक्शन करता है अल्कोहल का। वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर का। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन। जो यीस्ट होता है, जो खमीर होता है, वो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन काम आता है एल्कोहल और वाइन के लिए। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, wheat, rice crushed, fruit juice, etc. This is the smell of alcohol. Sugar has been converted into alcohol by yeast.
शुगर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा, खमीर के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल, जो शुगर जो कन्वर्ट होती है अल्कोहल के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। Medicinal use of microorganisms. Whenever you fall in, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, injections such as penicillium. The source of this medicines is microorganism. ये किसका सोर्स है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स का सोर्स है। These medicines kill और stop the growth of disease causing microorganisms. ये जो मेडिसिन्स होती है ये मारती है जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में जो डिजीज़ की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इसके कॉज के द्वारा, ये उस दवाई गोलियाँ इसको सही करती है और उन मेडिसिन्स से हम सही होते हैं, वो डिजीज़ हमारे बॉडी में कम होती है, उसका सोर्स कम होता है। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आजकल आप भी जानते हो कि बहुत ज़्यादा हम लोग बीमार पड़ते हैं। काहे के से बीमार पड़ते हैं? बैक्टीरिया से, फंगाई से। हाँ, जब भी हम हमारे पास में कोई भी कचरा रखेंगे, कोई भी बेकार चीज़ रखेंगे, जैसे वेजिटेबल का कचरा है, फ्रूट्स का कचरा है, ब्रेड है जो सड़ जाती है, ये सब चीज़ों के कारण जो छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, उसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. वैक्सीन क्या होता है? आप भी जानते हैं अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं बार बार कि वैक्सीन की ज़रूरत है हमको। वैक्सीन मतलब उस इलाज के सॉल्यूशन की ज़रूरत है कि जैसे कोरोना हुआ है, तो कोरोना हुआ है तो उसका इलाज संभव है कि नहीं? अभी तक उसका इलाज नहीं बना, जब तो कोरोना ठीक नहीं हो रहा है। सही समझ रहे हो ना कोरोना की बीमारी क्या है? आपको सबको पता ही है। व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, कोई भी डिसीज़ जब कैरी होती है हमारी बॉडी में, तो किसके द्वारा कैरी होती है? माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। जो टू फाइट मतलब आक्रमणकारी, हमारे शरीर में आक्रमण होता है। किस चीज़ का आक्रमण होता है? माइक्रोब्स का आक्रमण होता है। हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब, कोई भी डिसीज़ जब माइक्रोब कैरी करती है हमारी बॉडी के अंदर आती है कोई भी डिसीज़, तो वो बॉडी प्रोड्यूस हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट। क्यों प्रोड्यूस करती है? वो जिससे आक्रमणकारी जो कीटाणु उससे हमारी बॉडी लड़ सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब ऑफ एंटर्स अगेन। बॉडी को पता है कि उसे कैसे कीटाणु से लड़ना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी बॉडी, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. जो antibodies होती है वो हमारे इंसानी कीटाणुओं से लड़ती है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis to prevented by वैक्सीनेशन। इन सब की वैक्सीन बनी है जभी तो ये सारी बीमारियाँ ठीक हुई है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। आपको पता है जब आप छोटे होंगे तो आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत से कभी कभार इंजेक्शन लगवाए होंगे, जैसे कभी पीलिया का इंजेक्शन लगवाया होगा, टाइफाइड का लगवाया होगा। क्यों लगवाते हैं? कि आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ है जो प्रोड्यूस करती है ना, वो आपको आगे जाके वो उन सारी चीज़ों से लड़ सके, उन बीमारियों से लड़ सके। आपकी बॉडी ऐसी बन जाए कि वो उन सारी बीमारियों से लड़ सके और बार बार आप बीमार ना पड़े। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा क्या क्या आपने बचपन में हमको टीके लगवाए थे, जैसे पोलियो का होता है, पीलिया का होता है, टाइफाइड का होता है, वो इसीलिए लगवाए जाते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं जो एबल होते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमोसफेयर के लिए। सॉइल के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो सॉइल फर्टिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। harmful microorganisms
2.4 देखेंगे हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोगॉन्स। क्या मतलब हुआ इसका कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है मैनी वेज में। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो डिजीज़ कॉजेज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, अपन में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सच डिजीज़ कॉजिंग, कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो जो वो हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर देते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथागोन्स। जो वो डिजीज़ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में पैदा करते हैं वो पैथोगोन्स, उसको पैथोगोन्स बोला जाता है। पैथोगोन्स मतलब क्या होता है, रोगाणु। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को सड़ा देते हैं, कोई क्लोथ को सड़ा देते हैं, कोई लेदर को सड़ा देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। पैथोगन्स एंटर अवर बॉडी, जो रोगाणु होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। काय से होते हैं, द एयर वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं जो हवा में रोगाणु होते हैं वो हमारी बॉडी में सांस के द्वारा अंदर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा भी बहुत से रोगाणु, जब हम कोई गंदा पानी पी लेते हैं कहीं का जहाँ पर बहुत धूल धमाशा हो, कोई नदी हो, उसका पानी पी लेते हैं तो उसके द्वारा जाते हैं। द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं और जो खाना सड़ जाता है उसके द्वारा जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है और हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलेंगे तो हेल्थी पर्सन जो होगा वो एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से अगर उसके साथ में आएगा कि उसको अगर वो हवा में जाएगा तो उसे ब्रीथ लेगा, सांस लेगा तो उसकी बॉडी में वो ऑर्गेनिजम्स जाएंगे, पानी से जाएंगे, फूड से जाएंगे, फिजिकल उस सामने वाले इंसान के कांटेक्ट से जाएंगे जिससे वो मिला है, जो बीमार है। ये डिजीज़ क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़। अब किसी से मिलोगे तो भी आपको, कोई सामने वाला अगर बुखार में है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप उससे हाथ मिलाएंगे या आप उसका झूठा पानी पियेंगे तो आपके अंदर वो वाले वायरस जाएंगे जो उसकी बॉडी में उसको बीमार कर रखे हैं अभी, जब भी तो आप बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी एग्जांपल्स किसके, कौन कौन से डिजीज़ के, कॉमन कोल्ड बुखार के हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हैं, कॉमन कोल्ड के हैं, कॉलेरा के हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड डिसीजेज, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी पर्सन सफ़र करता है बुखार से और आप उससे मिलेंगे तो आपको भी बुखार आ जाता है, कितनी बार आपने देखा होगा। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल ऐसे हैं जो कैरी करते हैं डिजीज़ को कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब वो ऐसे एक्ट करते हैं डिजीज़, ऐसे उनमें मतलब कैरी कर लेते हैं वो उस डिजीज़ को जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं। हाउस फ्लाई इन सच अ करियर, द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्स्ट्रा। मैंने आपको बताया था कि जो गार्बेज, कूड़ा कचरा पड़ा होगा, एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पड़ा होगा। पैथोगन्स स्टिक टू देयर बॉडीज़, रोगाणु जो होते हैं वो इन बॉडी इसमें चिपके होते हैं। मैंने बोला था ना आपको कि जो कूड़े कचरे में चिपके होते हैं, एनिमल्स के वेस्टेज में चिपके होते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड बॉडीज में ट्रांसफर टू पैथोगन्स, रोगाणु उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब अगर हम उस चीज़ों को हाथ लगाते हैं और उससे फिर हम बीमार भी पड़ जाते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रेड इन वाटर, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। ब्रीड मतलब क्या होता है, BREED मतलब क्या होता है, पैदा होना। सारे मॉस्किटोज कहाँ पर पैदा होते हैं, पानी में पैदा होते हैं, है ना। वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर टायर्स में पैदा हो जाते हैं, फ्लावर पॉट में हो जाते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास कभी कोई गंदगी ना रखें, साफ़ सफाई रखें तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये टेबल देख रहे हो आप, सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर हमको ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो कौन कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बैक्टीरिया है। किस ट्रांसमिशन से फैलता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में फैलता है, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मतलब इसका इलाज क्या है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन इज़ टू बी गिवन एट सूटेबल एज, हर किसी को उसके हिसाब से दवाई गोली दी जाती है उसकी एज के द्वारा कि उसको कितना डोज कब देना चाहिए, ठीक है।
उसी तरीके से चिकन पॉक्स का भी दे रखा है, मीसल्स का, मीसल्स वायरस है, चिकन पॉक्स भी वायरस है, पोलियो भी वायरस है। ये मीसल्स एयर के द्वारा फैलता है, ये चिकन पॉक्स एयर और किसी के कांटेक्ट में आने से फैलता है, पोलियो एयर से और वाटर से फैलता है। इस तरीके से पूरी टेबल दी है, आप प्लीज़ रीड करिएगा। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission have few general methods. डिजीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रॉबर्ट कोच जो थे वो 1876 में उन्होंने डिस्कवर्ड करा था बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्राइसिस। ये जो उन्हें बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम है बैसिलियस एंथ्राइसिस, इसको डिस्कवर्ड करा था, जो किस चीज़ से लड़ सकेगा, एंथ्रास डिजीज़ से। क्यों होता है वो, मतलब किस चीज़ से लड़ेगा और ये हमको क्यों होता है हमारी बॉडी में, किस डिजीज़ से क्या क्या हमें नुकसान पहुंच सकता है। उनने इसकी खोज कब करी थी, 1876 में करी थी। अब अपन पढ़ेंगे कि ये क्या क्या इससे अपने को हो सकता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, एंथ्राक्स डिजीज़ से क्या क्या हो सकता है। ये एंथ्राक्स डिजीज़ जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है ह्यूमन के लिए भी और कैटल डिजीज़ के लिए भी। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। इससे जो माउथ डिजीज़ से हमको फैलता है, ये हमारे गले में होता है, ये एंथ्राक्स डिजीज़ हो जाती है। जो रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज करी थी, इसे डिस्कवर्ड करा था कि एंथ्राक्स डिजीज़ से हमें क्या क्या दुष्परिणाम उसके मिलेंगे। इनने उसकी खोज करी थी इस बैक्टीरिया की, एंथ्राक्स डिजीज़ की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में कि रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ की खोज करी थी, कौन सा डिजीज़ की खोज करी थी, तो वो एंथ्राक्स डिजीज़ की करी थी। ठीक है। Disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms causes diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The diseases reduce the yield of crops. See table 2.2. 2.2 में अपन देखते हैं कि किससे क्या होता है, कौन से कॉमन प्लांट डिजीज से कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ बैठते हैं। साइट्रस कैंकर है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया है, किस मोड से फैलता है, या हवा से। रस्ट ऑफ व्हीट है तो ये क्या है, फंगाई है, ये एयर सीड्स से फैलती है। भिंडी है अगर, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर कहाँ, वायरस से आते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, काय से फैलता है, ये इंसेक्ट से फैलता है। Food poisoning. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting. मतलब बुजो जब अपने फ्रेंड की पार्टी में गया था और जब वो वहाँ से आया तो उसे वॉमिटिंग होने लगी और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि इसे फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड। जब अपन सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, बासी खाना खा लेते हैं, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं जो फूड को पॉइजन कर देते हैं, जिससे हमको क्या क्या हो जाता है, इलनेस आ जाती है, बुखार आ जाता है, वीकनेस हो जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है कभी कभार फूड पॉइजनिंग से। फूड पॉइजनिंग कभी भी हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए। होता है ना कभी कभार अपन कुछ खाना खाते हैं, वॉमिटिंग होने लग जाती है, हमारी तबीयत ठीक नहीं लगती है, क्योंकि वो हमने सड़ा हुआ खाना खा लिया। अगर आप सड़ी हुई ब्रेड खा लेंगे तो सोचो आपको क्या होगा, क्या आप बीमार नहीं पड़ोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड। अब अपन फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, प्रिजर्व मतलब होता है फूड का संरक्षण कैसे करेंगे। In chapter 1 we have learnt about the methods used how to be preserve and store food grains. आपको पता है, मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में कि फूड को कैसे स्टोर करते हैं, फूड को कैसे प्रिजर्व रखते हैं, उसका कैसे संरक्षण करते हैं। ठीक है। Chemical method. Salt and edible oils are common chemicals generally usually to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservation. We add to salt or acid preservation to pickles and to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium
मेटासल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेशन। ये जो अचार डालते हैं ना अपन, उसमें सोडियम बेनोजोट जो सॉल्ट से ये वाले जो बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, और सोडियम मेटासल्फेट होता है, ये कॉमन प्रिजर्वेशन होता है, उसका संरक्षण होता है, जिससे जो हमारा अचार होता है ना वो ख़राब नहीं होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन जैम्स, जैम्स में भी ये होता है, स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, इससे ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Common salt भी यूज़ किया जाता है, इसका संरक्षण किया जाता है मीट और फिश में। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट से कवर्ड रखते हैं मीट और फिश को, जिससे वो सड़े नहीं और उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो, और उसमें चेक करते रहते हैं कि वो सड़ तो नहीं रही है, उसमें बैक्टीरिया तो पैदा नहीं हो रहे। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। जो नमक होता है उससे संरक्षण, आंवला भी जैसे हम जब सुखाते हैं उसमें नमक मिला देते तो वो ख़राब नहीं होता है, उसे भी अच्छा रखता है। रॉ मैंगो से जो हम बनाते हैं आंवला, ठीक है ना, आंवले से भी बनाते हैं। आम भी सूख जाते हैं, जब आम की कच्ची कैरियाँ भी सूख जाती है तो उससे भी कच्ची कैरी आंवला बन जाता है। और जिस तरीके से हम देखा होगा अपन वो आंवले का चूरन बना लेते हैं। इसी तरीके से शुगर का, ऑयल का, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में अपन पढ़ेंगे पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड। आपको पता है कि जो दूध होता है वो तो अपन विदाउट बॉइलिंग भी रखते हैं, तो उसके अंदर वो फ्री रहता है हार्मफुल माइक्रोब से। उसके बाद द मिल्क इज़ हीटेड, अपन 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए मिल्क को पका लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। तो उसके बाद 15-20 मिनट बाद वो ठंडा हो जाता है, अपन उसे स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर मतलब अपन किसी भी मिल्क को 2 से 3 घंटे, 4 घंटे रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद हम जैसे ही हमारे घर में दूध आता है तो हमारी मम्मियाँ उसे गर्म करती है, उसके बाद ठंडा करके रखती है। सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। उस वो भी प्रिवेंट होता है, मतलब बच जाता है, कोई भी उसमें बैक्टीरिया नहीं पैदा होता है। द प्रोसेस वो डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। जो पेस्चराइजेशन की प्रोसेस है ना, वो डिस्कवर्ड किसने करी थी, उसकी खोज किसने करी थी, लुइस पास्चर ने करी थी। Storage and packaging. These days are dry fruits and vegetables are sold in sealed air tight packets. जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती है, वो टाइट पैकेट के अंदर सील्ड होती है, बंदी होती है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इसीलिए उसमें माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें हम पैक रखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। आपने पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। इट इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को फिक्स रखता है इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स में, पल्सेस में। लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब क्या, जो पल्सेस होती है, दाल होती है, उसे लेग्यूमिनियस प्लांट्स बोलते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम्स जो होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, लाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, वहाँ रहते हैं, सच एज बीन्स एंड पीस में, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल्स है। विद दैट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। जो अमाउंट होता है ना नाइट्रोजन का एटमोसफेयर में, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। नाइट्रोजन साइकिल, इस तरीके से आप साइकिल देख रहे हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया टर्न होता है नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल होता है, फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर उसके बाद प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे जाती है, फिर लाइटनिंग पे जाती है, उसके बाद फिर कंपाउंड पे आती है, उसके बाद में अपटेक बाय प्लांट्स में, फिर एनिमल ईट प्लांट्स में, फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट में। ये नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी हवा है, उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड मिनरल्स। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in soil fix nitrogen, the atmosphere, and convert into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted, these usable compounds, it can be utilized by a system. Nitrogen is then used for synthesis from plant protein and other compounds. Animals feeding on plants on these proteins and nitrogen compounds. When the plants and animals die, जब प्लांट्स और एनिमल्स
मर जाते हैं। बैक्टीरिया फंगाई जो प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल जो होती है वो कन्वर्ट कर देती है उसे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज में इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, जिससे दूसरे पेड़ पौधे वापस उग सके। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back the atmospheric. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम देख लेना आप। इसका मतलब समझे ना आप कि प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उसमें फंगाई प्रेजेंट हो जाती है और फिर सॉइल उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस वेस्टेज में इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के द्वारा टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, जिससे हम प्लांट वापस उगा सकें। ये इसके मेन पॉइंट्स है जो मैं आपकी कॉपी में आपकी PDF में आपको लिख के भेज दूँगी, तो आप इसमें से मत पढ़िएगा। और ये जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स से टिक द राइट आंसर ये आपको PDF में मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपको PDF में से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।